Welcome students. Today we are going to study Branchiostoma Part 2 for BSc Part 3 students. इससे पूर्व हमने ब्रेंकियोस्टोमा के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जाना था। अब हम और जानेंगे इसके बारे में। आज हम इसके देह भित्ति या बॉडी वॉल के बारे में कुछ बातें जानेंगे। इसकी जो बॉडी वॉल है उसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला स्किन, दूसरा मस्कुलेचर, तीसरा पेरिटोनियम। स्किन को देखें तो इसकी जो त्वचा या स्किन है, आप चित्र में भी देख सकते हैं, उसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिडर्मिस पाई जाती है और ये जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर एडल्ट्स में एक क्यूटिकल की लेयर होती है और ये जो लॉन्ग कॉलमनर सेल्स हैं इनके बीच बीच में कुछ अन्य प्रकार के सेल्स भी होते हैं, जैसे ग्लैंड सेल्स, सेंसरी सेल्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे क्यूटिस की लेयर होती है और ये क्यूटिस एक कठोर, बारीक और सघन तंतु में कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक की बनी हुई लेयर होती है और क्यूटिस के नीचे बड़ी सारी एक लेयर है जिसको बोलेंगे सब क्यूटिस। ये स्पॉन्जी लेयर है और इस स्पॉन्जी लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स, नर्व सेल्स और दूसरे फाइबर्स भी पाए जाते हैं और इसके नीचे से फिर मस्कुलेचर या पेशी न्यास की लेयर पाई जाती है। तो नंबर 2 जो मस्कुलेचर है, ये त्वचा के ठीक नीचे स्थित जो पेशियां हैं उनसे संबंधित है। इसकी जो पेशियां हैं हमने पूर्व में भी जाना था कि पूरे शरीर में वी आकार वाले मायोटोम्स या मायोमियर्स एक चेन या श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये एक मेटामेरिक सेगमेंटेशन विखंडी खंडीभवन को प्रदर्शित करता है। इसका जो वी आकार है उसका वी का जो नोकीला शीर्ष है वो आगे की ओर होता है। तो ब्रेंकियोस्टोमा में 60 से 62 तक इस प्रकार के मायोटोम्स पाए जाते हैं। ये मायोटोम्स एक दूसरे से मायोसेप्टा द्वारा अलग अलग होते हैं और इन मायोटोम्स की जो पीछे इसकी फायदा क्या है कि ये इतनी तेजी से जो ये वर्म लाइक गति कर लेता है, उसमें ये मायोटोम्स तिरछा आराम से मोड़ा जा सकता है और इस एनिमल को मूवमेंट में मदद करता है। इसमें एक फ्लूइड, मेटाप्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। इसके साथ इसको मदद करने के लिए ट्रांसवर्स मसल्स भी पाई जाती हैं। पेरिटोनियम तीसरा पार्ट है। पेरिटोनियम के बारीक स्तर होता है और कहीं कहीं पे ही रह गया, ये पेरिटोनियम टुकड़ों के अंदर पाया जाता है। फिर हम देखेंगे स्केलेटन। इसका जो कंकाल है ब्रेंकियोस्टोमा में, वो बाह्य कंकाल जो है नहीं होता और इसमें अस्थिल और उपास्थीय कंकाल भी नहीं पाया जाता, ना तो बोन का होता है ना कार्टिलेज का होता है। तो इसके कंकाल में निम्न संरचनाएं मुख्य हैं, जैसे नंबर 1 नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो है इसमें इसको कॉर्डा डॉर्सैलिस भी कहते हैं और ये आंत के पूरी एक हेड से लेकर टेल तक लंबा पहुंचता है ये और स्नाउट रीजन में भी आगे की ओर बढ़ा होता है। तो इस प्रकार ये कॉर्डेट के
विशेष लक्षण होते हैं कि हेड तक पहुंचता है। इसमें इसके साथ जुड़ी रहती हैं एक होमोजीनस जिलेटिन प्लेटें, जो एक सीरीज रेखीय श्रृंखला के रूप में। तो ये इसको क्या है, टर्जिडिटी प्रदान करती है, मतलब स्फीत बनाते हैं ये। फिर मुड़ने पर भी ये टूटता नहीं है। और प्रत्येक प्लेट जो है इस ये सेल्स की बनी होती है। ठीक है, बाहर की ओर जो नोटोकॉर्ड है उसमें एक नोटोकॉर्डल शीथ, एक पृष्ठ रज्जु आवरण पाया जाता है। तो नोटोकॉर्ड की जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कि शरीर के मुड़ने की गतियों को ये आसानी से अनुमति देता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो भी ये शरीर को छोटा होने से रोकता है। फिर अन्य कंकालीय संरचनाएं, अदर स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, जैसे नंबर 1 फिन रे बॉक्सेस, नंबर 2 ओरल हुड, मुख छिद्र जो है। फिर इसी में ओरल सिराए भी पाए जाते हैं, आपने चित्र में देखा था पहले भी। ओरल रिंग पाई जाती है। तीसरा है कि इसके गिल बार्स, क्लोम दंड, जो क्लोम छिद्रों के आधार पर प्रदान करने वाली गिल रॉड्स, तो वो उसको थोड़ी, नहीं तो गिल्स कमजोर पड़ जाएंगे तो वो बंद हो जाएंगे, तो गिल रॉड्स उनको स्ट्रक्चर प्रदान करती है। फिर चौथा है एंडोस्टाइलर प्लेट्स। और फिर है पांचवा है कि जो विभिन्न दूसरे अंग हैं उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है, संयोजी ऊतक की लेयर। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सीलोम के बारे में, प्रगुहा। तो ब्रैंकियोस्टोमा, नीचे का जो चित्र है वो देखिए आप, उससे आपको समझ आएगा कि ब्रैंकियोस्टोमा की जो देह गुहा है ये वास्तविक सीलोम है। और इसके मध्य में जो है दैहिक, सोमैटिक और स्प्लैंक्निक अंतरंगीय स्तरों की लेयर्स पाई जाती है। और उसमें एक लिम्फ लाइक, लसिका जैसा दिखने वाला सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है वो एंटीरोसीलिक प्रकार की होती है। और जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं उनमें जो सीलोम है ये ग्रसनी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होती, किंतु ब्रैंकियोस्टोमा के फेरिंग्स के चारों ओर ये दिखाई दे रही है। और फेरिंग्स के ऊपर इसमें भूरे कीपों या ब्राउन फनल्स को बंद करती हुई डॉर्सल लॉन्जिट्यूडनल सीलोमिक कैनाल हम देख रहे हैं कि ये इंटेस्टाइनल रीजन में तो ये बड़ी है, और पीछे की ओर देखेंगे फेरेंजियल रीजन में तो ये छोटी छोटी कैनाल्स के रूप के अंदर दिखाई दे रही है। डॉर्सल सीलोमिक कैनाल, प्राइमरी गिल बार्स में जाती हुई सीलोमिक कैनाल, सब एंडोस्टाइलर सीलोमिक कैनाल। जो वर्टिकल सीलोमिक कैनाल्स होती हैं इनमें गिल बार्स तक जाती हैं, और गोनेड्स के चारों ओर गोनोसील के रूप में भी पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, और सीलोम में हमने जब देखा तो सीलोम मीन्स कैविटी हुआ, तो इसके अलावा सीलोम के अलावा भी कैविटीज होती हैं जिसको बोलेंगे एट्रियम या परिकोष्ठ। तो सीलोम के अलावा जो एट्रियम पाया जाता है वो दूसरी बड़ी कैविटी है इस एनिमल में। तो एडल्ट्स में जो एट्रियम है ये फेरिंग्स और आंत दोनों के पीछे पार्श्व और अधर तल पर घेरती हुई रहती है। तो जब हम इसको चित्र में देखेंगे तो आप भी देख रहे होंगे ये अर्धचंद्राकार नजर आ रही है। लेफ्ट चित्र में आप देखो तो बीच में मिडगट है, फिर उसके ऊपर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके ऊपर सीलोम दिखाई दे रहा है, और सीलोम के बाद में एट्रियल कैविटी दिखाई दे रही है। तो और ये जो एट्रियल कैविटी है ये एकदम से बाहर की ओर नहीं खुलती है जैसे अन्य दूसरे जो कॉर्डेट्स हैं उनमें ओपनिंग होती है, ऐसी नहीं है। ये एट्रियोपोर के द्वारा ही बाहर खुलती है। दूसरे चित्र में देखिए आप, तो एट्रियोपोर सीधे एट्रियम
से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से जो एट्रियो पीछे की ओर जो एट्रियम का एक अंधथैल जो होता है, तो ये एट्रियोपोर के द्वारा खुलता है। और इसमें आगे की ओर जो एट्रियम है फेरिंक्स रीजन में, वहाँ पे ब्राउन फनल्स या जिसे बोलते हैं एट्रियोसीलोमिक कैनाल बनाती है। इस एट्रियोसीलोमिक कैनाल का अभी इसके बारे में वैज्ञानिकों को ज़्यादा कार्य पता नहीं है। तो इस यही है कि ये ग्रसनी क्षेत्र में इसकी रक्षा करती है। तो इसके आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, थैंक्स।